ये वाला पोर्शन बाद में मैंने रिकॉर्ड किया है, लेकिन मैं इसको ऐड शुरुआत में कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी आजकल के बच्चों में यार एक कमी आ गई है। कमी ये है कि वो लोग छोटी वीडियो के पीछे भागते हैं। उनको लगता है कि सर कोई चैप्टर 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट कवर हो जाए, दैट्स इट। देखो कवर हो जाता है वो, लेकिन रिवीजन, जिसका रिवीजन चलता रहता है उसके लिए। अगर आप चाहते हो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो आपको उस चैप्टर को समय देना पड़ेगा। 50 मिनट, 1 घंटे आपको समय देना पड़ेगा और ये समय आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। जब आप कभी दोबारा लौट कर उस चैप्टर का रिवीजन करेंगे, तो वो चैप्टर आपको फिर बहुत तेज़ी से रिवाइज़ हो जाएगा। 5 मिनट, 10 मिनट में ही रिवाइज़ हो जाएगा। वहाँ आपको हेल्प करेगा। इसलिए शुरुआत में आप समय दीजिए, भागा मत करिए कि लंबा वीडियो है, मैं जल्दी से इसको खत्म करूँ, 10 मिनट रिवीजन, 15 मिनट रिवीजन, नहीं। बाकी मैंने भी वीडियोज़ बनाए हैं, छोटे वीडियोज़, लेकिन वो उन्हीं बच्चों के लिए कारगर साबित होते हैं जो सिर्फ़ रिवीजन कर रहे हैं, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसलिए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, फिर रिवीजन करना। दूसरी बात ये कि जब भी कोई चैप्टर कंप्लीट हो, तो आप लोगों का काम ये होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर चैप्टर के आप प्रीवियस ईयर पेपर में से क्वेश्चंस निकालिए, ढूँढिए और उसको बनाइए, उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। सिर्फ़ इसी सब्जेक्ट से नहीं, हर सब्जेक्ट में बात कर रहा हूँ। इससे आपका मार्क्स बेहतर होता जाएगा और अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उसमें बिल्कुल भी ये नहीं होना चाहिए, अरे! मुझे क्यों नहीं आ रहा है? आप तुरंत उसका एक ऑथेंटिक जगह से सॉल्यूशन ले लीजिए और जहाँ नहीं आ रहा है, आप कमेंट में, किसी भी वीडियो के कमेंट में आप उसको डाल सकते हैं, मैं उसका आपको आंसर दे दूँगा। ठीक है? और बाकी रही बात नोट्स की, तो जब मैं हट जाया करूँ, मैं मतलब छोटा लिख रहा हूँ, उसके पीछे कुछ कारण है, कभी और डिस्कस करेंगे हम लोग। और जब मैं हटा करूँ या फिर थोड़ा साइड हुआ करूँ, तो या फिर कभी भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप उसको ज़ूम करके लिख सकते हैं। और अगर आप फुल स्क्रीन पे वीडियोज़ देख रहे हैं लैपटॉप या टैब वगैरह पे, तो फिर परेशानी नहीं आने वाली है। और मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपने नोट्स पढ़ने के बाद खुद अपने हाथों से बनाइए, वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर को। हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग कवर कर रहे हैं ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि सिर्फ यही सिंगल चैप्टर पढ़ के आप जो है मैक्स टू मैक्स 11 मार्क्स गेन कर सकते हैं अपने आईसीएसई एग्जामिनेशन में। चलिए कवर करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इसका मतलब ही क्या होता है। वेजिटेशन का मतलब क्या होता है? वेजिटेशन का मतलब वो होता है वो प्लांट्स की ग्रोथ जो बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के ही अपने आप ही उग जाए। तो क्या सर पूरे-पूरे जंगल वेजिटेशन है? नहीं। कई सारे ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो वेजिटेशन नहीं है, जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है, ह्यूमन ही उसको लगाते हैं। लेकिन वेजिटेशन वो हुआ जो अपने आप में ही अपनी एक जगह पर उग जाए और उसमें किसी भी प्रकार से ह्यूमन का इंटरफेरेंस ना रहा हो, पास्ट में या अभी भी। अब समझते हैं कि हम लोग इस चैप्टर को समझ क्यों रहे हैं? हम लोग इस चैप्टर को ज्योग्राफी में पढ़ ही क्यों रहे हैं? हम लोग फॉरेस्ट क्यों पढ़ रहे हैं चैप्टर? तो उसके पीछे जो इम्पोर्टेंट रीज़न्स है पहले वो समझ लेते हैं। फॉरेस्ट्स आर वैल्यूएबल रिन्यूएबल रिसोर्सेज़। दैट मीन्स कि जो पेड़ होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं और उसके साथ-साथ ये रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। दैट मीन्स कि इनका वैल्यू तो है ही है, वैल्यू कैसे इनका ज़्यादा है अभी हम लोग देखेंगे और वैल्यू शायद बिना बताए आप लोग जानते होंगे कैसे इनका ज़्यादा है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज़, रिन्यूएबल मीन्स कि ये लोग जो है कभी खत्म नहीं होंगे। खत्म इन द सेंस आप बोलोगे कि सर जंगल तो काट उठ रहे हैं, तो ठीक है, काटे जा रहे हैं लेकिन ऐसा भी तो है कि अगर आप नया पेड़ लगाते तो उग भी तो जाता है। दैट मीन्स कि ये कभी धरती से विलुप्त नहीं होगा। हम लोग जब बात कर रहे हैं पेट्रोलियम की, डीज़ल की, तो वो सब नॉन रिन्यूएबल दैट मीन्स कि एक दिन वो खत्म हो जाएँगे और फिर उनको बनने में काफ़ी साल लग जाएगा। लेकिन पेड़ क्या है, आप पेड़ काटोगे और फिर नए पेड़ लगाओगे, 3, 4, 5 साल में नए पेड़ उग के तैयार। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। और मुझे लगता है यहाँ क्लियर भी होगा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ क्या होते हैं। अब समझते हैं, पेड़ इम्पोर्टेंट क्यों है, जंगल इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट है क्लाइमेट रेगुलेशन, क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं ये लोग। कैसे? ये जो पेड़ होते हैं, ये लोग प्रोसेस करते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस में क्या होता है, इनकी जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियाँ होती हैं, वो पानी को पेड़ से यानी ज पहले ज़मीन से निकालती हैं, फिर अपने स्टेम के माध्यम से पत्तियों में लाती हैं, फिर पत्तियों से उनको जो है हवा में छोड़ देती हैं। और आपको मालूम होगा एक बार हवा में पानी गया, दैट मीन्स कि अभी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? बादल में और बादल कन्वर्ट का मतलब है कि अभी होगी बारिश। तो क्लाइमेट रेगुलेट हुआ ना इससे। एक्सप्लेन नहीं करना है आपको कैसे हुआ, बस समझते रहिए कि क्लाइमेट रेगुलेशन होता है इससे। पॉल्यूशन कंट्रोल होता है। पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल होता है? जो पेड़-पौधे होते हैं, जो जंगल होते हैं, ये लोग जो कार्बन होता है,
जो पॉल्यूशन होता है उसको ये लोग एब्ज़ॉर्ब करते हैं। हमारे एयर को प्यूरीफाई करते हैं, हमको ऑक्सीजन देते हैं और उसके अलावा ये सोर्स होता है टिम्बर का। टिम्बर मतलब इमारती लकड़ियाँ, घर बनाते समय हम लोग कई सारी लकड़ियाँ यूज़ करते हैं, वही है टिम्बर। उसके अलावा फ्यूल, फ्यूल का मतलब कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी जो है चूल्हे पे खाना बनाते हैं और वो कहाँ की लकड़ियाँ यूज़ करते हैं? जंगल की, तो फ्यूल रिसोर्स भी हुआ। फ्रूट्स, फल देते हैं हमको, फ्लावर्स, फूल भी देते हैं हमको। उसके अलावा जो है अगर देखा जाए तो ये जो फॉरेस्ट हैं ये सॉइल इरोज़न को भी क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं, जिससे जो है मिट्टी कट ना पाए। उसके अलावा क्योंकि इनके जो रूट्स हैं वो मिट्टी को टाइटली होल्ड किए रहते हैं, इस वजह से। उसके अलावा प्रोवाइड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, जानवरों के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए घर भी तो होता है जंगल, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे इंडिया में जो है सिर्फ़ 21% हमारा जो लैंड कवर है, वो जंगलों से घिरा हुआ है। जबकि होना चाहिए 33% के ऊपर, मिनिमम हमारे पास उतना भी जंगल नहीं है। उसके पीछे कारण बहुत सारे हैं, डिफ़ॉरेस्टेशन उसके पीछे कारण है, बढ़ती हुई आबादी उसके पीछे कारण है, हम लोग बात करेंगे। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। अब यहाँ से जो है कैसे क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है कि मेंशन एनी टू इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज़, नेचुरल वेजिटेशन। एनी टू, एनी 3 तो एनी टू एनी 3 इन यू कैन राइट नाउ नेचुरल वेजिटेशन। इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक वो बेस्ड ऑन रेनफॉल यानी वो सभी जंगल जिनके किस प्रकार से वो जंगल हैं, वो जिस प्रकार से वो जंगल बने हैं, उसके पीछे जो है बारिश कारण होती है। और एक होता है रिलीफ वेरिएशन मतलब वो जंगल जैसे बने हैं उसके पीछे वहाँ के कैसी बनावट है, पहाड़ है कि प्लेन है, ये डिपेंड करता है, ठीक है? अब एक बाय वन हम लोग करके इसको समझते हैं। तो हम लोग फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस समझ गए हैं, अब हम लोग समझते हैं मेन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट जो हम लोग अपने इंडिया में पाते हैं, ठीक है? वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं। तो हमारा जो पहला है वो बेस्ड ऑन रेनफॉल यानी ये जो फॉरेस्ट हम लोग भी आगे पढ़ने वाले हैं, इनके बनने के पीछे ये जिस प्रकार से हैं ये जंगल, इसके पीछे कारण है यहाँ पर होने वाली बारिश। बारिश ज़्यादा तो फॉरेस्ट अलग, बारिश कम तो फॉरेस्ट अलग। तो समझते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। हमारा पहला जो फॉरेस्ट है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब आगे बढ़ने से पहले ट्रॉपिकल का मतलब समझ लीजिए कि ट्रॉपिकल वर्ड जो है बार-बार आता रहेगा। यहाँ भी है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ भी है ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। तो उसका समझते हैं मतलब। ये है अपना मान लीजिए वर्ड, बीच से होकर जाती है 0 डिग्री पे इक्वेटर वाली लाइन, यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन जाती है 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ की तरफ, ये है अपना 23 एंड हाफ डिग्री साउथ। अब 23 एंड हाफ नॉर्थ से लेके 23 एंड हाफ साउथ तक ये जितना भी एरिया हुआ, ये जितना भी एरिया मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, इस एरिये में जो भी चीज़ें आती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल, ठीक है? तो इंडिया भी ऑलमोस्ट हाफ इंडिया जो है यहाँ पर, हाफ इंडिया यहाँ पर जो है किसमें आता है अपना? ट्रॉपिकल ज़ोन में ही आता है, इसीलिए हम लोग जो है इसके साथ क्या यूज़ करते हैं? ट्रॉपिकल, ठीक है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के जस्ट बीच सेंटर से जाता है ना, इसलिए इंडिया हाफ ट्रॉपिक्स में आता है और हाफ तुम बोल सकते हो सब ट्रॉपिकल या फिर बोल सकते हो अगर चाहो तो टेम्परेट। चलो, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन सदाबहार, दैट मीन्स कि ये जो जंगल है ये तुमको कभी बंजर नहीं दिखेंगे। जैसे हम लोग के यहाँ आसपास अगर आप लोग देखते होगे तो जो पेड़ अपनी पत्तियाँ ड्रॉप कर देते हैं तो बंजर से दिखने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा केस नहीं है, ये हमेशा जो है हरे-भरे दिखते हैं क्योंकि इनकी जो पत्तियाँ हैं, वो गिरती नहीं हैं और जब भी गिरती हैं तो एक साथ नहीं गिरती हैं, इसलिए हमेशा हरा-भरा जंगल दिखता है। इसके पीछे चलो क्लाइमेट देख लेते हैं, यहाँ पे बारिश कैसे होती है? बारिश बहुत ज़्यादा होती है, मोर देन 200 सेंटीमीटर। अच्छा कभी आप लोगों ने सोचा है कि ये मोर देन 200 सेंटीमीटर, 100 टू 200 सेंटीमीटर, 70 टू 100 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में क्या होती है बारिश? क्या कोई स्केल से नाप रहा है? हाँ, नापा जाता है, तभी तो ऐसा पता चलता है हमको। तो देखते हैं कैसे?
एक मशीन होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है रेन गॉस, काफ़ी सिंपल होता है। हालाँकि थोड़ा उसमें जो साइंटिफिक होता है थोड़ा अलग होता है, लेकिन मैं सिंपल तरीके से अगर आपको बताऊँ, तो मान लीजिए आप एक ऐसा बीकर ले लीजिए, ठीक है? लेकिन शर्त ये है कि जितना क्रॉस सेक्शन एरिया ऊपर हो, उतना ही नीचे भी हो, ठीक है? और फिर यहाँ पर आप ऐसे स्केलिंग कर दीजिए, स्केलिंग कर दीजिए। जैसे स्केल में होता है 1, 2, 3, 4 सेंटीमीटर। जब बारिश होने लगे तो आप वहाँ रख दीजिए। इसके अंदर पानी जाएगा बारिश का और मान लीजिए पानी यहाँ तक भर गया, तो आप इसको यहाँ पे मेज़र कर सकते हैं कितना पानी भरा। मान लीजिए भर गया है 1 सेंटीमीटर, तो आप क्या बोलोगे कि सर 1 सेंटीमीटर बारिश हुई है। यहाँ पे एक दिन में 200 सेंटीमीटर बारिश नहीं होती है। ये पूरा एनुअल होता है, एनुअल रिकॉर्ड होता है, पूरे साल भर इतनी बारिश होती है, ठीक है? हाँ, अगर अभी मान लीजिए कि मैं ऊपर ऐसे बना दूँ, तो पानी अंदर कम जाएगा, तो मुझे करंट करंट रीडिंग मिलेगी ही नहीं। या फिर मैं जो है इसको ऐसे बना दूँ, अब पानी ज़्यादा अंदर जाएगा, फिर भी मुझे जो है अब पानी यहाँ तक भर जाएगा। अब भी मुझे जो है करंट रीडिंग नहीं मिलेगी, इसलिए ये भी जो है रॉन्ग है। यानी कि जितना ऊपर उतना नीचे। चलिए, होप आप लोग समझ गए होंगे। और 200 सेंटीमीटर अच्छी खासी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है? टेम्परेचर क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया है तो टेम्परेचर एवरेज, ये एवरेज है। ऐसा नहीं कि 27 हो गया तो पेड़ सूख जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। और अगर आप एग्ज़ाम में 24 से 28 भी लिख के आते हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उतना माना जाता है। ठीक है? परेशान नहीं होना है कि सर 25 27 याद करना है, नहीं। एक एवरेज है ये, एवरेज है। बाकी तो 40 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर पहुँचता है अपने इंडिया में तो। कहाँ पे मिलेंगे ऐसे जंगल? वेस्टर्न घाट में मिलेंगे। वेस्टर्न घाट जो कि साउथ में है। वेस्टर्न घाट हम लोग प्रॉपरली पढ़ेंगे, जब हम लोग क्लाइमेट पढ़ेंगे। ईस्टर्न हिमालयाज़ रीजन में आपको मिल जाएँगे। नॉर्थ ईस्ट इंडिया मिल जाएँगे, जो सेवन सिस्टर्स है वहाँ पर ऐसे जंगल मिल जाएँगे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे भी मिल जाएँगे ऐसे जंगल। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। कोई भी 2 जगह समझ रहिए अपना, या फिर कोई भी 2 स्टेट्स जो यहाँ पर आते हैं, आप उसको भी समझे रहिए। अब इनका फीचर्स क्या है? चाहे फीचर्स बोलो, चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, दोनों सेम बात है। तो इसमें क्या है कि ये ऑलवेज़ ग्रीन होता है, नाम से भी क्लियर है एवरग्रीन, हमेशा हरा-भरा होता है। डेंस फॉरेस्ट विद क्लाइंबर्स, फॉरेस्ट बहुत ही घना होता है और इसमें क्लाइंबर्स होते हैं। क्लाइंबर्स का मतलब कि जो है, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे पौधे पाए जाते हैं ज़मीन पे जो पेड़ों पे चढ़ते हैं। उसके अलावा डिफिकल्ट टू एक्सप्लॉइट ड्यू टू थिक अंडरग्रोथ, ये जो पेड़ होते हैं इतने ज़्यादा आस-पास उगे हुए होते हैं और नीचे इतने ज़्यादा ग्रोथ होते हैं और सारे पेड़ों के कि इन जंगलों को एक्सप्लॉइट करना बहुत ही मुश्किल है। आप जाओगे कैसे अंदर? चलिए ठीक है, आप चले गए तो आप ट्रक को कैसे लेके जाओगे? तो इन सभी जंगलों को काटना बहुत ही कठिन होता है, इसलिए बचे भी हुए हैं। नहीं तो हम इंसानों ने तो लोग जान ही रहे हैं। ट्रीज़, अब यहाँ पे आपको किस प्रकार के पौधे मिलेंगे? एबनी मिलेंगे, रबड़ के मिलेंगे, महोगनी मिलेगा, रोज़वुड मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ की ये नेचुरल हैबिटेट है। अब ऐसा नहीं कि आपको रोज़वुड जो है आपको डिसिडुअस फॉरेस्ट में नहीं मिल पाएगा, मिल सकता है। लेकिन हम लोग यहाँ बात करते हैं नेचुरल हैबिटेट की, कि हाँ, इस जगह पे ये रहेगा। जैसे सेब का पेड़ है, सेब का पेड़ क्या यूपी में नहीं मिल सकता? मिल जाएगा आपको। लेकिन है कहाँ का वो असली में? वो हिमाचल जहाँ ठंडे प्रदेश है, वहाँ का है वो। मिल यहाँ भी जाएगा, लेकिन यही है कि जैसे वहाँ पर वो उगता है, जितना अच्छा फसल वहाँ देता है, जितना अच्छा फ्रूट्स वहाँ देता है, यहाँ नहीं दे पाएगा, बस यही बात है। और यहाँ तक मुझे लगता है आप ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को समझ चुके हैं। इस बार के बोर्ड के पेपर में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का क्वेश्चन आया था। एक इमेज बनी हुई थी। उस इमेज को मैं अभी यहाँ पर जब एडिट करने लगूँगा, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँगा। तो पूछा था कि ये किस फॉरेस्ट को रिप्रेज़ेंट करता है, तो वो था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है? वो इमेज आप लोग क्लास 9th की ज्योग्राफी बुक में देख ही रहे होंगे। चलिए ठीक। डिसिडुअस फॉरेस्ट, अब इसी को बोलते हैं ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, कई बार इसको मानसून फॉरेस्ट भी बोल देते हैं। अब डिसिडुअस फॉरेस्ट को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, वेट डिसिडुअस और ड्राई डिसिडुअस। वेट वेट वाले में बेटा ज़ाहिर-सी बात है, वेट है, रेनफॉल ज़्यादा होगी, बारिश ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे बारिश 100 से 200 सेंटीमीटर में होती है, के बीच में। यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ऊपर हो रही थी। टेम्परेचर टेम्परेचर जो है, यहाँ पर भी वही एवरेज टेम्परेचर।
ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट, यहाँ पर रेनफॉल कम होती है वेट के मुकाबले 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में। 60 भी कहीं देखने को मिल जाएगा तो कोई ऐसा बड़ी बात नहीं हो जाएगी। एक एक एवरेज चलता है, ये जो सर नंबर्स हैं यहाँ पे सब एवरेज चलता है, ठीक है? टेम्परेचर नहीं 25-27 एवरेज। एरियाज़ कहाँ पे मिलेंगे आपको ऐसे जंगल ये सभी डेसिडुअस फॉरेस्ट? छोटा नागपुर प्लेट्यू, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब जगहों पे आपको मिलेंगे डेसिडुअस फॉरेस्ट। मोस्टली अगर इंडिया में देखा जाए तो डेसिडुअस फॉरेस्ट ही है। इनके कैरेक्टर्स क्या हैं? सिड लीव्स, ये अपनी पत्तियों को जो है गिराते हैं, ये अपनी पत्तियों को गिराते हैं। मोस्ट एक्सप्लॉइटेड फॉरेस्ट, सबसे ज़्यादा अगर किसी जंगलों को काटा गया है तो यही है। क्यों? क्योंकि इनकी जो पेड़ की जो ग्रोथ होती है इतना पास-पास नहीं होती है। काफ़ी ईज़ी होता है अंदर जाना और काटना, और मोस्टली ये प्लेन एरियाज़ में है, तो यहाँ पर और आसान हो जाता है क्योंकि प्लेन एरियाज़ में जो है लोग ज़्यादा होते हैं, उनको रिसोर्सेज़ ज़्यादा चाहिए, उनको घर ज़्यादा चाहिए, खेत चाहिए। इकोनॉमिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट, फाउंड इन प्योर स्टैंड। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? फाउंड इन प्योर स्टैंड का मतलब कि मोस्टली जहाँ पर भी ऐसे जंगल पाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए महुआ का पेड़ है, तो महुआ का पेड़ में क्या है कि जहाँ पर भी ये पाया जाएगा, वहाँ पर से एक साथ जो है महुआ का ही पेड़ होंगे। जहाँ पर मैंगो का पेड़ होगा, वहाँ पर मोस्टली 80-90% महुआ का ही मैंगो का ही पेड़ होगा। 10% कुछ और पेड़ होंगे। इसीलिए जब ये अपनी पत्तियाँ शेड करते हैं, तो ये पूरे बंजार से दिखते हैं कि अरे यार एकदम सूख गए हैं पेड़, क्योंकि एक स्पीशीज़ का पेड़ एक समय में जो है पत्तियाँ गिराता है। उसी जगह एवरग्रीन में क्या था कि एवरग्रीन में प्योर स्टैंड नहीं होता। एक पेड़, एक स्पीशीज़ का, फिर सेकंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ। तो एक स्पीशीज़ का पौधा एक समय में जो है पत्तियाँ गिराता है। तो उसमें अलग-अलग स्पीशीज़ है इसलिए वो बंजार नहीं दिखता है। इसमें एक साथ सभी पेड़ एक साथ खड़े हुए हैं और एक साथ पेड़ एक साथ पत्तियाँ गिरा देंगे, तो बंजार दिखते हैं। तो बस इतना समझना है इसमें पेड़ क्या हैं, टीक है, साल है, महुआ है, मैंगो है। उसके अलावा बहुत सारे नीम वगैरह इसी में आते हैं। और अगर आपसे कभी नहीं पूछेगा प्योर स्टैंड जो है होता क्या है, ठीक है? सब कभी नहीं पूछता है, बस ये कैरेक्टर पूछता है। कैरेक्टर आप कोई भी 1 या 2 समझ सकते हो बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। चलो इसके आगे और जंगल्स देखते हैं और फॉरेस्ट। ओके, आगे देखते हैं और भी कई सारे जो जंगल हैं। अभी भी अपना वही रेनफॉल पे ही बेस्ड है। डेज़र्ट, सेमी डेज़र्ट, एरिड डेज़र्ट, ये सभी एक ही नाम है। कुछ भी दे सकता है एग्ज़ामिनर। यहाँ पे पेड़ आपको कैसे मिलेंगे? कई बार तो सब फॉरेस्ट पूछ लेता है। अच्छा, इस तरफ फॉरेस्ट कैसे होते हैं ऐसे जंगल? बेसिकली डेज़र्ट में ही पाए जाते हैं। ये जो पेड़ होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं ये, छोटे ही साइज़ के पेड़ होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने गुलाब-वुलाब का पेड़ देखा होगा, झाड़ी जैसे पे जो पेड़ होते हैं वही होते हैं ये। यहाँ पे क्लाइमेट क्योंकि डेज़र्ट है तो बारिश कम होती है। 50 सेंटीमीटर कहीं होगा, 40 सेंटीमीटर कहीं होगा, 30 सेंटीमीटर, उससे कम ही बारिश जहाँ पर भी होगी वहाँ पर आपको ऐसा वेजिटेशन मिलेगा। टेम्परेचर अपना वही नॉर्मल 25 से 27 डिग्री सेल्सियस। कहाँ पे मिलेगा आप लोग गेस कर चुके होंगे, राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान। अच्छा, आप लोग को बहुत लोगों को लगता होगा यार राजस्थान, राजस्थान बहुत आते ही वर्ड लगता होगा अरे! रेगिस्तान, डेज़र्ट नहीं, वेस्टर्न राजस्थान में आपको ऐसा मिलेगा। राजस्थान का भी जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर ही आपको सूखा मिलेगा, बाकी जो और एरियाज़ हैं वहाँ अच्छी जगह अच्छी चीज़ें हैं, वहाँ पे फसल वगैरह अच्छा होता है। कच्छ का एरिया है, साउथ वेस्ट पंजाब है, कुछ हरियाणा के भी पोर्शन्स हैं, वहाँ पे आपको ऐसे जो है फॉरेस्ट देखने को मिल जाएँगे। इनकी कैरेक्टर की बात करें तो ये जो प्लांट्स होते हैं ज़ेरोफ़िट्स होते हैं। ज़ेरोफ़ाइट्स मतलब कि ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि ड्राई एरियाज़ में रहने के एकदम आदी हो चुके होते हैं, ये वहाँ पे रह लेते हैं। ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि इनके पास जो है, जो लीव्स होती है तो होती नहीं है, तो जो होती है वो स्मॉल लीव्स होती हैं, बहुत ही पतली लीव्स होती हैं। उनके रूट्स काफ़ी लंबे होते हैं, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा अंदर तक जाकर जो है पानी एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं ज़मीन से। उसके अलावा जो इनका स्टेम होता है, जिनका तना होता है पेड़ का, वो काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है, जिसमें ये लोग जो है वाटर स्टोर कर पाते हैं, ऐसे समय के लिए जब बारिश ना हो रही हो। अगर इनके ट्रीज़ की बात करें तो बबूल, एकाकिया, डेट पाम बे, कैक्टी, ये सभी यहाँ पे पेड़ पाए जाते हैं। अगर एकाकिया की बात करें, तो एकाकिया इतना बेहतरीन पेड़ होता है, ये थोड़ा दिखाता है कि कैसे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स और कैसे जो अ, प्लांट्स हैं आपस में कैसे एक रिलेशन बना के चलते हैं। जैसे अगर एकाकिया का हम लोग एग्ज़ाम्पल का बात करें, तो क्योंकि ये लोग सूखी जगह पे होते हैं, तो यहाँ पे पानी वगैरह तो होता नहीं ज़्यादा, पेड़ वगैरह भी ज़्यादा नहीं होते हैं।
तो एकाकिया जो प्लांट है, जो बबूल का जो प्लांट है, ये अपने ऊपर कुछ एंट्स को रहने देता है। जिससे एंट्स को जो है इसके जड़ों के पास घर बनाने का मौका मिल जाता है और थोड़ा छाँव मिल जाती है, वाटर वगैरह मिल जाता है। उसके बदले में जो है ये क्या करता है, सॉरी, इसके बदले में एंट्स इसके लिए क्या करते हैं, तो जब भी कोई जैसे गोट हो गया, कोई भी ऐसा एनिमल जब इसको खाने आता है, तो वो लोग उस पे अटैक कर देती हैं, एंट्स। तो ये एंट्स को रहने देता है, एंट्स इसकी रक्षा करती हैं। तो सोचिए कितना अच्छा रिलेशन है ये, कितना बेहतरीन है। बेस्ड ऑन रिलीफ फीचर, अब हम लोग आते हैं, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे बेस्ड ऑन रेनफॉल, अब देखते हैं बेस्ड ऑन रिलीफ, यानी कि जो है रिलीफ फीचर पे बेस्ड, यानी कि किसी भी इलाके में कैसा पहाड़ है, नदी है, उस पे सब पे कुछ डिपेंड करता है कोई फॉरेस्ट, हम लोग वो देखते हैं। हमको इसमें 2 टाइप्स देखना है, पहला है माउंटेन, दूसरा है लिटोरल फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट की अगर हम लोग बात करें, तो इसको हम लोग मिक्स्ड फॉरेस्ट भी कई बार बोल देते हैं। क्यों मिक्स्ड बोलते हैं, ये हम लोग उसके आगे बात करेंगे। क्लाइमेट यहाँ का 150 से 250 सेंटीमीटर, यानी बारिश यहाँ पे अच्छी खासी होती है। पहाड़ों पे आपने सुना होगा बारिश अच्छी खासी होती है। एल्टीट्यूड, क्योंकि ऊँचाई पे जाता रहता है, तो 1500 से 3300 मीटर तक आपको मिलेगा जंगल, और जैसे-जैसे आप ऊपर जाते हैं, वैसे-वैसे जंगल एरिया बदलता जाता है। कूल एरियाज़ होता है, ज़ाहिर-सी बात है पहाड़ों पे जो है जगह ठंडी होती है। नॉर्मल लैप्स रेट लगता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, उसको पूछेगा में क्या है। एरियाज़ कहाँ पे मिलेगा आपको, हिमालयाज़ एरिया, कश्मीर से लेके असम में, कुछ-कुछ जगह जो साउथ इंडिया में है, अन्नामलाई हिल्स वगैरह, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। कैरेक्टर्स की अगर बात करें, तो मिक्सचर ऑफ डिसिडुअस एंड कॉनिफरस ट्रीज़, ये मिक्सचर होते हैं डिसिडुअस प्लांट्स और कॉनिफरस ट्रीज़ के। देखिए, आपको दोनों प्रकार के जंगल मिलेंगे, ये डिपेंड करता है ऊँचाई पे। जितना आप ऊँचे जाते जाओगे, उतना आपको कॉनिफरस ट्रीज़ मिलता जाएगा। ट्रांजिशन ज़ोन फॉरेस्ट, यानी कि जो है, इसमें आपको मैंने बताया ना, जैसे-जैसे आप ऊँचाई पे जाते हो, आपको अलग-अलग जो है ज़ोन के फॉरेस्ट मिलते हैं, अलग-अलग प्रकार के आपको फॉरेस्ट मिलते जाते हैं। ट्रीज़ जो यहाँ पे हैं, स्प्राउस है, केदार है, ओक है, वॉलनट है। अब आते हैं टाइडल, अब चाहे इसको टाइडल फॉरेस्ट बोलो, चाहे मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलो, चाहे लिटोरल फॉरेस्ट बोलो। यहाँ पर जो है क्लाइमेट कैसा होता है? क्लाइमेट होता है यहाँ पर 26 डिग्री सेल्सियस, 29 डिग्री सेल्सियस एवरेज क्लाइमेट होता है, कुछ भी लिखो तो इसी के आसपास। रेनफॉल यहाँ पे अच्छी खासी होती है, 200 सेंटीमीटर के आसपास। और ये आपको कहाँ पे मिलेंगे ऐसे जो है जंगल? ये आपको मिलेंगे सुंदरबन डेल्टा, महानदी, गोदावरी, कृष्ण डेल्टा। यानी कि जहाँ पर भी डेल्टा फॉर्म होता रहता है, वहाँ पे आपको ये जंगल मिलते हैं। डेल्टा मतलब क्या होता है? देखो, जब नदी जो होती है, समुद्र से मिलने वाली होती है, तो मिलने से पहले वो अपने जो भी कई सारे सेडिमेंट्स, मिट्टी वगैरह जो बहुत दूर से लाई रहती है, वो वहाँ पे छोड़ देती है और फिर उसके बाद वो समुद्र में जाके मिल जाती है। छोड़ती कैसे है? छोड़ती ऐसे है कि जो नदी की स्पीड है, वो समुद्र पहुँचते-पहुँचते वो कम हो जाती है। उसमें पानी कम हो जाता है और उसमें मिट्टी ज़्यादा हो जाती है। और ऐसे में सेडिमेंटेशन प्रोसेस, जब पानी की स्पीड कम होती है, तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस बहुत तेज़ होता है। और जब प्रोसेस बहुत तेज़ होता है, तो मिट्टी वहीं पे छूट जाती है और पानी आगे निकल जाता है। तो जो छूटी हुई मिट्टी है, वो क्या बन जाता है? डेल्टा बन जाता है। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको। कभी हम लोग फिर और बात करेंगे। बस इतना समझ लीजिए, जहाँ डेल्टा होता है, सुंदरबन डेल्टा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा डेल्टा, इन सभी जगहों पे आपको मिल जाएगा। इसके अगर कैरेक्टर की बात करें, तो सर्वाइव कर सकता है ये टाइडल एरियाज़ में, यानी कि जहाँ पर सॉल्टी सॉल्टी वाटर कहाँ से आ रहा है? समुद्र से। और फ्रेश वाटर जो कि नदी से आ रहा है, जहाँ पर मिलते हैं। इनके पास ब्रीथिंग रूट्स होती हैं, यानी कि जो है ये लोग की जो रूट्स होती हैं, वो साँस ले सकती हैं, पानी के बाहर, पानी के अंदर भी। रूट्स आर स्ट्रेट लाइक, यानी कि जिनकी जड़ें होती हैं, वो ऐसे आपस में से गुथी हुई होती हैं, ठीक है? मैं इमेज यहाँ पे लगा दूँगा एडिट के समय। और उसके अलावा विजिबल ड्यूरिंग लो टाइड के समय विजिबल भी होती है, यानी कि जब पानी नीचे जाता है, तब कोई रूट्स आसानी से दिख भी सकती हैं। यहाँ पे आपको कैसे ट्रीज़ मिलेंगे? ट्रीज़ के नाम है सुंदरी, केवड़ा, अगर। यही सुंदरी ट्री है जिसकी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं इसको? सुंदरबन डेल्टा, क्योंकि सुंदरबन डेल्टा में जो है बहुत सारे सुंदरी ट्रीज़ मिलते हैं, इसलिए सुंदर ये नाम है, ठीक है? इसलिए इसको बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। ये जो ट्री है, काफ़ी मजबूत होता है, इसमें इसका जो प्रयोग होता है बोट मेकिंग में होता है, यानी जहाज बनाने के लिए होता है, पानी की छोटी-छोटी, ओके? अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। काफ़ी छोटा लिखा हुआ है मैंने, बट अगर आप जो है फुल स्क्रीन पे वीडियो देखेंगे और स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो आप अपना नोट्स वगैरह जैसे चाहें प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इन सभी फॉरेस्ट को देखने के बाद एक चीज़ तो आप लोग समझ चुके होंगे कि जो रिलीफ होता है किसी भी एरिया का, यानी उस एरिया का बनावट कैसे है, उस एरिया में बारिश कैसे होती है, यही इन्फ्लुएंस करता है कि उस एरिया में किस प्रकार का वेजिटेशन पाया जाएगा। अब समझते हैं डिफॉरेस्टेशन क्या होता है।
डिफ़ॉरेस्टेशन होता है जंगल को काटना, ठीक है? अभी जो है जंगल काटे किस लिए जा रहे हैं? अभी जंगल काटे जा रहे हैं बहुत सारे कारणों के कारण, जैसे कि स्लैश एंड बर्न फार्मिंग जो कि अब बैन कर दिया गया है। आप लोगों ने एग्रीकल्चर में पढ़ा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, जंगलों में जाते हैं, वहाँ पर वो एरिया को क्लियर करते हैं जंगल की लकड़ियों को, पेड़ों को काट कर और फिर उसके बाद जो है उसको जलाते हैं, फिर वहाँ खेती करते हैं। 2-3 साल खेती करने के बाद उस एरिया को एज़ इट इज़ छोड़ के आगे चले जाते हैं। जब उस एरिया की फर्टिलिटी लूज़ हो जाती है तो। तो ऐसे में वही है बेटा स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। उसके अलावा पॉपुलेशन बढ़ रही है, बढ़ी हुई पॉपुलेशन को ज़्यादा खाना चाहिए, ज़्यादा खाने के लिए ज़्यादा खेत चाहिए, उसके लिए भी हम लोग जंगल काट रहे हैं। कंस्ट्रक्शन, घर भी चाहिए लोगों के लिए, हम लोग उसके लिए भी जंगल काट रहे हैं, रोड बनाने के लिए जंगल काट रहे हैं, रेल की पटरियाँ बिछाने के लिए जंगल काट रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, वही है डिफ़ॉरेस्टेशन, ठीक है? इससे नुकसान क्या हो रहा है? इससे नुकसान तो आप उसको ही बना के लिख सकते हैं जो हम लोग शुरुआत में बात किए थे, बाकी यहाँ भी आप देख लीजिए लॉस ऑफ फ्लोरा एंड फ़ौना, काफ़ी सारे जो है जंगल काटने की वजह से कई सारे पेड़ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो ख़त्म हो जा रहे हैं। उन्हीं जंगलों में जो जानवर रहते हैं, उन जानवरों के लिए भी दिक्कत हो रही है। अफ़ेक्ट्स क्लाइमेट एंड सॉइल, ये हमारे जो क्लाइमेट, हमारे जो है मौसम और हमारे सॉइल को भी नुकसान पहुँचाता है। सॉइल को कैसे नुकसान पहुँचाता है, ये भी हम लोग शुरुआत में देखे थे। उसके अलावा जो जहाँ जंगल होते हैं, वहाँ की मिट्टी बहुत फर्टाइल होती है। प्रिवेंटिव मेजर्स एंड कंज़र्वेशन, तो इसके लिए जो कुछ ऐसे जो मेजर्स हम लोग ले सकते हैं, वो है वन महोत्सव, एक एज़ अ फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें हम लोग पेड़ लगाते हैं। एफ़ॉरेस्टेशन है, यानी कि दोबारा से हम लोग किसी जगह को एज़ अ फ़ॉरेस्ट कन्वर्ट कर दें, हम लोग उसको जंगल वहाँ लगा दें। रीएफ़ॉरेस्टेशन, हम लोग किसी काटे हुए जंगल को वहाँ पे दोबारा हम लोग वहाँ जंगल लगा दें, वो रीफ़ॉरेस्टेशन है। चिपको मूवमेंट चलाया गया था बहुगुणा जी के द्वारा। इस मूवमेंट में क्या था, इसमें जो महिलाएँ हुआ करती चिपक जाती थी, हग कर लेती थी पेड़ों को उनको बचाने की। जब कोई काटने वाला आता था उस पेड़ों को, तो वो लोग जो है उन पेड़ों को लिपट जाती थी ताकि जो है जो काटने आए उस पेड़ों को ना काट पाएँ। ठीक है? काफ़ी अच्छा मूवमेंट था ये। और उसके अलावा जो है और हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जंगलों को बचाने के लिए फायर लाइन्स बना सकते हैं। दैट मीन्स कि जैसे मान लीजिए ये एक जंगल है, ये जंगल है, हम लोग बीच में थोड़ा एरिया छोड़ दिए हैं, इससे क्या होगा? आपको मालूम है जंगल में कई बार आग लग जाती है कई सारे कारणों से, नेचुरल भी होता है, मैन मेड भी होता है। तो जब भी आग लग जाए, तो मान लीजिए इस जंगल में आग लगी है, तो ये यहाँ तक ना पहुँच पाए, इसलिए हम लोग बीच में कुछ स्ट्रिप जैसा बना सकते हैं, जिससे अगर नुकसान हो सिर्फ़ इसी जंगल में नुकसान हो, यहाँ तक ना फैले, क्योंकि जंगल की आग बुझाना कोई आम बात नहीं होती है अगर एक बार चालू हो गई तो। उससे भी हमारे जंगल खत्म ही हो रहे हैं आग लगने की वजह से। सबसे बड़ी बात हम लोग अवेयरनेस फैला सकते हैं, हम लोग लोगों को एजुकेट कर सकते हैं कि फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंस क्या-क्या है। सिल्वीकल्चर अपना सकते हैं, इसमें टिम्बर फार्मिंग होता है। देखो मकान को बनाने के लिए लकड़ियाँ तो चाहिए, तो ऐसे में लकड़ियाँ कहाँ से आएँगी? सिल्वीकल्चर अपना के, यानी कि ऐसा फार्मिंग होता है जिसमें हम लोग टिम्बर को ही उगाते हैं और फिर उसको आगे चल के काट देते हैं, तो वो काटने के लिए ही उगाया जाता है। सोशल फॉरेस्ट्री, अब जो है गाँव के लोग अपना मिल के गाँव में ही कोई जो खाली जगह हो, जो गाँव के और जो जगह हो, वहाँ पर अपना पेड़ लगा लें। वहाँ अपने छोटा जंगल बना लें। उससे उनकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं जैसे कि लकड़ी हो गया, फल हो गया, फ्रूट हो गया, तो फ्लावर्स हो गए, इन सब चीज़ों को अपनी वो बेसिक नीड्स को पूरा कर पाएँगे। वही है सोशल फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? साथ में आप जहाँ अपने खेतों में आप क्रॉप्स उगाते हो, वहीं पे कुछ पेड़ भी उगा दो बगल-बगल या साइड में कहीं पर भी, तो इससे भी जो है आपका फ़ायदा ही होगा। और फार्म्स फॉरेस्ट्री, इसमें क्या होता है जो फार्मर्स होते हैं अपने पूरे खेतों पे जो है अनाज क्रॉप्स ना उगा के पेड़ ही उगाते हैं फिर और उनका मेन पर्पस होता है बेचना और प्रॉफिट कमाना। ठीक है? ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर और आपका काम होगा जो है इसको प्रॉपर्ली पढ़ना और फिर कोई भी अगर डाउट हो तो आप लोग उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। और फिर अगर कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट पे पूछ सकते हैं। ओके। बाकी चैप्टर आपको कैसा लगा? एक बार आप लोग ज़रूर बताइएगा और मैं इसमें क्या और सुधार कर सकता हूँ वो भी आप लोग मुझे सजेस्ट करिएगा।